हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ेंगे घटना चक्र का। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 आज पढ़ेंगे। चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक। ठीक है, क्लास 6 से 12 तक देखेंगे। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें जो है आप एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की नई और पुरानी पुस्तकों के अंतर्गत निम्नलिखित पुस्तकों में यह पाठ सामग्री समाहित है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सब दिया हुआ है। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अध्याय अनुक्रमणिका में क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे, तटीय मैदान पढ़ेंगे, द्वीप समूह पढ़ेंगे। उसके बाद से भारत का उत्तरी मैदान पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, अध्याय रमणिका पढ़ेंगे और वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरे चैप्टर से लास्ट में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। वास्तव में हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। वास्तव में हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। जैसे हो गया पर्वत, हो गया मैदान, हो गया मरुस्थल, होगा पठार, हो गया और द्वीप समूह हो गया। तो इसी के बारे में बात कर रहा है कि हमारे देश में जो है स्थलाकृतियों वाला यानी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। अलग अलग तरीके के स्थलाकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ भी पाई जाती है हमारे देश में। तो जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया और द्वीप समूह हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की भूमि जो है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। चलिए आगे देखते हैं। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भिक तौर पर जो है प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत के जो प्रायद्वीप है, ये आपका रफ मैप मैंने आपको ऐसे बना दिया ऐसे। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीप है इसके नीचे ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, तो ये जो है भूगर्भिक तौर पर जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। इसे जो है भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इस तथ्य को गलत साबित किया है। और हाल के भूकंपों ने यानी कि हाल फिलहाल में जो भूकंप हुआ है, इस भूकंप ने इस तथ्य को गलत साबित किया है कि ये भी स्थिर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप जो भारत का ऐसे आप रफ मैप देख लीजिए, गुजरात हो गया, जैसे साउथ हो गया, ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला, ये जब सारा पोर्शन, ये सब, ये वाला सब पूरा पूरा पोर्शन, ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। कौन? तो प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीन स्थलाकृतियाँ। हिमालय और उत्तरी मैदान नवीन स्थलाकृतियों के बारे में देखेंगे। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। भूगर्भ के जो भी विज्ञानी है, मतलब भूगर्भ विज्ञानी जो है, भूगर्भ के बारे में जो ज्ञान रखते हैं तथा रिसर्च करते हैं, उनके अनुसार जो है हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर यानी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यानी कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। तो ये जो है युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। कौन? तो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बनी संरचना है। और भारत के जो ये आपका जो है ये वाला भाग, यहाँ से राजस्थान ऊपर ऐसे हो गया, ऐसे मान लीजिए, रफ मैप मैंने बना दिया ऐसे ऐसे। तो ये जो उत्तरी मैदान होगा, यहाँ पर उत्तरी मैदान जो होगा, ये जो है क्या है कि उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ निक्षेपों की संरचना से बनी है। यानी कि जलोढ़ निक्षेपों से बनी संरचना है। आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त के
उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, ये वृत्त हो गया, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, और इसके जो ऊपर में यहाँ पर भारत है, तो इसलिए इसी के कारण जो है भारत उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, क्योंकि विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है इसी के कारण। चलिए आगे देखते हैं। कर्क वृत्त या कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। यानी कि जो आपका ये रफ मैप मैंने बना दिया, ये ऐसे मान लीजिए रफ मैप है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बीच से जो है आपका क्या करती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, यही बोल रहा है। भारत का दक्षिणी आधा भाग जिसमें प्रायद्वीपीय भारत सम्मिलित है उष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। यानी कि जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत, ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो है ना ऐसे मान के ऐसे, और ये आपका भारत हो गया। तो ये वाला जो भाग है ये उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंध मतलब जोन, तो ये गर्म जोन में आता है। उत्तरी भाग, अब देखिए आगे देखिए, उत्तरी आधा भाग यानी कि इसके ऊपर जो है आपका इसके ऊपर यानी कि ये जो आपका मैप हो गया ऐसे ऐसे मान लीजिए। तो इसके जो ऊपर है, इसके ऊपर वाला इलाका जो है ये क्या है, जिसकी प्रकृति लगभग महाद्वीपीय है। उत्तरी आधा भाग जिसकी प्रकृति लगभग महाद्वीपीय है, उपोष्ण कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में ही आता है। ये उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, जहाँ पर गर्मी में पड़ती है और ठंडी में पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में गर्मी भी पड़ती है, जैसे बिहार में ऊपी हो गया, गर्मी पड़ती है, ठंडी में पड़ती है। तो ये जो है उत्तर भारत वाला जो भाग है ये आपका उपोष्ण कटिबंध में आता है। मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। यहाँ पर देखिए आप, जी आज आपका हो गया ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा हो गया, और यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ पर लंदन है, ऐसे लंदन है, यहाँ से देखिए ये आपका ये हो गया ऐसे, और यहाँ 0 डिग्री हो गया ग्रीनविच GMT हो गया मध्याह्न रेखा, यहाँ पर लंदन हो गया। तो यहाँ पर भारत है, इसी यहीं से जो है क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है क्या, तो आपका लंदन यहाँ पर है इंग्लैंड में, तो यहाँ से GMT और यहीं से समय का निर्धारण पूरी दुनिया में किया जाता है। दिन के अगर 12 बजते हैं लंदन में, तो भारत में 82.5 डिग्री पर है। भारत का कितना है, तो 82.5 डिग्री मानक याम उत्तर है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इधर जाएगा, ये तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के आप इधर जाएगा 82.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र ईस्ट हो जाता है, और इधर जो जाइएगा इधर तो आपका वेस्ट हो जाता है। इधर जो है आपका अमेरिका इधर पड़ता है, इधर जो एशिया इधर जाइएगा तो एशिया धीरे धीरे आता जाएगा। तो आपका 82.5 डिग्री भारत है। तो शाम के यहाँ पर 5:30 बजते हैं। अगर दिन में लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं, तो भारत में उस समय शाम के 5:30 बजते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि भारत जो है प्राइम मेरिडियन यानी इसके क्या है, पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित होने के कारण ही भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो आपका ये लंदन हो गया, और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर बना लीजिए भारत, और ये आपका बीचों बीच मान लीजिए आपका ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री मानेंगे, और इसको 90 डिग्री इसका पूर्व में है। तो भारत को पूरी तरह से अगर बोला जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ऐसे पूछेगा तो पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन पूरा अगर ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो भारत जो उत्तरी, यानी कि ये तो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा का है ऊपर है, तो उत्तरी हो गया, ऊपर जो उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, तो उत्तर में तो उत्तरी हो गया। और ये जो है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री मतलब इसको मान लीजिए, तो यहाँ से GMT से क्या है, पूर्व में है, तो इसलिए पूर्वी गोलार्ध में बोला जाता है। तो ये भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्वी गोलार्ध पर एक दृष्टि डालने से भारत की केंद्रीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पूर्वी गोलार्ध पर एक दृष्टि डालने से भारत की केंद्रीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य प्रायद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य प्रायद्वीप में स्थित है। तो ये भी सही है। एशिया का जो मैप आप बनाइएगा, जैसे कि प्रायद्वीप जैसे
और ये लंका, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ऐसे लंका हो गया, यहाँ पर मेडागास्कर होगा, यहाँ पर कुछ हो गया, और यहाँ पर ये आपका अंटार्कटिका मान लीजिए, और ये ऐसे, ये ऐसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो आप जो ये वाला ये जो आपका मैप हो गया आपका ऐसे, अफ्रीका हो गया, इस अफ्रीका, ये हुआ जो ये जो पर्सन हो गया आपका आधा, ये इस यूरोप हो गया, यूरोप जिसमें कुछ पार्ट जो रूस का भी आता है, और आपका जो है ये एशिया जो वाला पार्ट है, एशिया वाला पार्ट, एशिया वाला पार्ट, तो इसी में जो है क्या होता है कि भारत जो है मध्य में आता है, ये मध्य में आता है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण, एक तो ऊपर ये ऐसे कीजिए तो साउथ हो गया, साउथ हुआ, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया आपका, इसे देखिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता होगा आपका, ये से आप जैसे इस एशिया हो गया, ये एशिया हो गया, ये पूरा एशिया हो गया, एशिया इसको मान लिया, एशिया रेड से क्लियर नहीं दीजिए, ये एशिया आपका हो गया, एशिया, इसको बीचों बीच आप लाइन ड्रॉ कीजिए और इसे कर दीजिए ऐसे, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, और इसी बीच में ये यहाँ पर भारत है। तो आप समझ गए इस लाइन को। अब चलिए इसको देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य प्रायद्वीप में स्थित है, समझ में आ गया उस लाइन के द्वारा, दक्षिण में था, साउथ में ऐसे ऐसे किया था, तो यहाँ था इंडिया इस लाइन में, तो साउथ में मध्य प्रायद्वीप में आता है, तो मध्य प्रायद्वीप में आता है, ठीक है। पूरा ये ऐसे ऐसे था, पूरा ये सब था, इंडोनेशिया, बुरुंडी, सुरुंडी, फिलीपींस, ताइवान सब था, इसलिए इस लाइन से आप समझ गए होंगे जो मैंने पहले बनाया था। तो वही ये बात कह रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एशिया संसार में सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया जो है संसार में सबसे बड़ा है तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। भारत की ऐसी स्थिति के अपने आर्थिक लाभ हैं। भारत की ऐसी स्थिति के अपने आर्थिक लाभ हैं। प्राचीन काल में अपनी स्थिति के कारण भारत ने पश्चिम में अरब देशों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया एवं सुदूर पूर्व के देशों के साथ भी सांस्कृतिक तथा अन्य प्रकार के संबंध स्थापित किए। यानी कि इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि जैसे मैंने ये जो आपका लाइन बनाया था, लाइन फिर से बनाना पड़ेगा समझने के लिए। तो ये जैसे मान लीजिए कि आपका ये भारत हो गया, भारत हो गया, ऐसे ऐसे ये जो आपका ऐसे ऐसे था, यहाँ पर ऐसे ये ऐसे ऐसे इंडोनेशिया था, ये सुमात्रा, अंडमान निकोबार, ऐसे इधर श्रीलंका हो गया, इधर मालदीव सालदीव हो गया, इधर डियो गार्सिया होगा, ये साउथ में, सॉरी। तो क्या है कि अरब देशों के साथ, अरब जो है भारत का, ये भारत हो गया, भारत हो गया, भारत के अरब इस साइड में है, इस साइड में अरब है, तो अरब से भी, और ये जो आपका अरब सागर है यहाँ पर, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो क्या होता है कि अरब से भी व्यापार होता था, रास्ते के माध्यम से होते थे और ज़मीन के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से भी होता था। और दक्षिण पूर्व यानी कि इधर जो दक्षिण पूर्व एशिया जो था, एशिया इधर आपका इस वाले इलाके में ये जितने भी थे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भी भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित थे उस समय। ऐसे मतलब स्थान पर भारत है कि जिससे चारों तरफ से यहाँ पर व्यापार था और सांस्कृतिक जुड़ाव भी था। तो ये बात यही कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के। चलिए, लाखों वर्ष पूर्व हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ऊंचा वच के वर्तमान लक्षणों का विकास हुआ। लाखों वर्ष पूर्व हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है ऊंचा वच के वर्तमान लक्षणों का विकास हुआ है। शैलों की विभिन्न परतों में वनस्पति तथा प्राणियों के सुरक्षित अवशेषों के द्वारा शैलों की आयु का पता लगाया जाता है। यानी कि शैल की विभिन्न परत है, उसमें जो वनस्पति तथा प्राणियों के सुरक्षित अवशेषों के द्वारा जो है शैलों की आयु का पता लगाया जाता है कि उसकी आयु क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप के शैलों में लिखी इस कहानी को भू विज्ञानियों ने टुकड़े टुकड़े जोड़कर पूरा किया है। यह कहानी हमें लाखों करोड़ों वर्ष पहले भू विज्ञान के अतीत में ले जाती है। यह कहानी जो है हमें लाखों करोड़ों वर्ष पहले भू विज्ञान के अतीत में ले जाती है। उस काल की दुनिया आज की दुनिया से भिन्न थी। उस काल की जो दुनिया थी आज की दुनिया से क्या थी, तो भिन्न थी। जहाँ आज हिमालय और भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, वहाँ कभी टेथिस नामक का सागर था। जहाँ आज हिमालय है और आज का उत्तरी मैदान स्थित है, वहाँ कभी टेथिस नामक सागर था। टेथिस सागर दो विशाल भूखंडों से घिरा एक लावा उथला सागर था। टेथिस सागर जो है दो विशाल भूखंडों से घिरा एक लावा
उथला सागर था। टेथिस सागर के बारे में देखते हैं। उत्तर में लॉरेशिया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था नामक दो भूखंड थे। उत्तर में लॉरेशिया था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। जैसे कि आज जो है आपका हिमालय और उत्तरी मैदान जो है वो, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया आपका लॉरेशिया हो गया, और यहाँ से जब भारत जो है ऐसे गया ऐसे, और यहाँ से जब टकराया इससे ऐसे, बीच में जो था ये क्या था, तीर्थित सागर था। जब टकराया तो क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि सागर में जितने भी आपके मिनरल्स रॉक्स थे सब कुछ क्या हुआ कि नीचे नीचे ऊपर आना शुरू हुआ। तो यही हिमालय का ऐसे जब दो चीज़ लड़ेगी तो ऊपर आएगा, तो हिमालय का निर्माण हुआ था और उत्तरी मैदान का। तो वही सब यहाँ पर बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेथिस सागर भारत और म्यांमार की वर्तमान सीमा से लेकर, टेथिस सागर से भारत और म्यांमार की वर्तमान सीमा से लेकर पश्चिम में दक्षिण अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी तक विस्तृत था। पश्चिम में दक्षिण अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी तक विस्तृत था क्या था, टेथिस सागर। इसमें पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका का उत्तर पूर्वी और मध्य भाग सम्मिलित है। इसमें जो पश्चिम एशिया अफ्रीका का उत्तर पूर्वी और मध्य भाग सम्मिलित है किसमें, टेथिस सागर में। वो टेथिस सागर के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो इसमें जो है आपका लोरेंसिया और क्या बोलते हैं गोंडवाना लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। लाखों वर्ष तक टेथिस सागर के उत्तर और दक्षिण में स्थित दो भूखंडों का अपरदन होता रहा तथा अपरदित पदार्थ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद आदि टेथिस सागर में जमा होते रहे। क्या हुआ कि लाखों वर्ष तक टेथिस सागर के उत्तर में जो, जैसे यहाँ पर टेथिस सागर है, इसके उत्तर में जो भूखंड है ये, और इसके जो दक्षिण में जो भूखंड है ये, ठीक है, तो इससे जो अपरदन होता था तो सब ये इसमें जमा होता था, अपरदन जमा होता था। तो सभी ये जमा होते थे पदार्थ, कंकड़, पत्थर आदि अपरदित होकर। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भू प्रॉपर्टी को अनेक टुकड़ों में क्या किया कि विभाजित किया। यानी कि संवहनीय धारा जो है भू प्रॉपर्टी को जो अनेक धाराओं में क्या किया कि अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यानी इस प्रकार क्या हुआ कि भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार क्या हुआ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, जहाँ यह विशाल यूरेशियन प्लेट से टकराई, जहाँ जो है यह विशाल यूरेशियन प्लेट से जो है टकराई। पामीर ग्रंथि देखते हैं, जो तिब्बत में पड़ता है, ये पामीर ग्रंथि है। हिंदू कुश, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, कुनलुन पर्वत है, राकापोशी पर्वत है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल है, उसके बाद शिवालिक है, नंगा पर्वत है यहाँ पर, और कैलाश पर्वत यहाँ पर है। मानसरोवर झील है, गुरु ला मंधाता है, नंदा देवी यहाँ पर है, कामेत पर्वत यहाँ पर है, और शिवालिक पर्वत श्रेणी ये है। एवरेस्ट यहाँ पर है आपका, कंचनजंगा यहाँ पड़ता है, दापला हो गया, मिसमी हो गया, नमचा बरवा हो गया, आपका पटकाई पहाड़ी हो गया। तो इस तरह से देखिए पूरा गारो खासी जयंतिया मेघालय में हो गया, नागा पहाड़ी हो गया, मिजो पहाड़ी हो गया मिजोरम में। तो इस तरह से चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टकराव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्षैतिज दबाव के कारण, यानी कि टकराव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उत्पन्न क्षैतिज दबाव के कारण टेथिस सागर में जमा मिट्टी, गाद आदि के परतों में मोड़ वलय पड़ने लगे। यानी कि जब टकराव हुआ ना, तो क्षैतिज दबाव के कारण टेथिस जो सागर था, ये टेथिस सागर है, और इधर से ये इधर भूखंड है, और इधर से भूखंड गया, और ये दोनों जाकर आगे क्या हुआ कि इसमें टकराया, दोनों में जो टकराया, दोनों में टकराहट हुई, ऐसे दोनों भूखंड जो टकराहट हुई, तो टेथिस सागर में जो जमा मिट्टी था, गाद था आदि के परत में मोड़ हुआ, वलन पड़ने लगा। उसके बाद क्या होता है कि कालांतर में ये वलय पहले द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में उभरे। कालांतर में ये वलय जो है पहले द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में, और फिर लाखों वर्षों में हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। जितने भी आप पहाड़ देखें उस मैप में, तो इस तरह से ये सब बने। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक द्रोणी का निर्माण हुआ। टेथिस क्या हुआ कि टेथिस जो ऐसे ऊपर उठा, टेथिस अगर वलन पड़ा तो ऊपर बढ़ा, हिमालय बना, और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे, प्रायद्वीपीय जो ये पठार था ये भारत का उत्तरी किनारे, ये वाला किनारे में क्या हुआ कि किनारे जो है नीचे धंसा, ठीक है, जिसके कारण से द्रोणी का निर्माण हुआ। द्रोणी का निर्माण हुआ
हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उस पर नदियाँ तथा अपर्दन के अन्य कारक सक्रिय हो गए। हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि उस पर जो नदियाँ तथा अपर्दन के अन्य कारक सक्रिय हो गए, जिनके द्वारा भारी मात्रा में गाद हिमालय के दक्षिण स्थित द्रोणी गर्त में जमा किया गया। यानी कि हिमालय के दक्षिण स्थित द्रोणी गर्त में जमा किया गया। इन्हीं अवसादी निक्षेपों द्वारा भारत और पाकिस्तान में फैले उत्तरी मैदानों या गंगा सिंधु के मैदानों की उत्पत्ति हुई। और ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के जो है उत्तरी हिस्सा जो था ये, और हिमालय के ये बीच वाला जो भाग था जो धंस गया था, इसमें जो है इन नदियों से तथा अपर्दन के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो भी गाद था, ये मिट्टी गाद हो सब क्या हुआ कि इसमें जमा होने लगे। जमा होने से क्या हुआ कि ये आगे चलकर भारत जो है अवसादी निक्षेप जमा हुए, जिससे क्या होगा भारत और पाकिस्तान में फैले उत्तरी मैदान या गंगा सिंधु के मैदानों की उत्पत्ति हुई। तो यही जो है आगे चलकर उत्तरी मैदान बने। ब्रह्मपुत्र नदी ने भी इस प्रकार भारत के उत्तर पूर्वी भाग और बांग्लादेश में मैदानों का निर्माण किया। ब्रह्मपुत्र नदी ने भी इसी प्रकार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग और बांग्लादेश में मैदानों का निर्माण किया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। यह प्रक्रिया जो है आज भी जारी है तथा भूमि का भाग धीरे धीरे सागर में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है भूमि का जो भाग है धीरे धीरे सागर में बढ़ता जा रहा है और सागर पीछे खिसक रहा है, और सागर जो है पीछे खिसक रहा है। भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन। फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। किसी स्थान के भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। किसी स्थान की भू आकृति जो है उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में जो है धरातलीय विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। भारत के उत्तर में जो है एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ क्या है, स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसमें जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसमें अनेक चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ और महाखंड है। जिसमें जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसमें अनेक चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ और महाखंड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा-फटा पठार है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु जो कटा-फटा पठार है, जहाँ अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। जहाँ अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इन दोनों के बीच जो है क्या है, उत्तर का क्या है, विशाल मैदान है। दो प्राचीन भूखंडों के टकराने के परिणाम स्वरूप एक सुगठित भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर जो है भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। पहला जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। चलते हैं अब भारत का जो है भारत में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। यानी कि उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, मतलब उत्तर में जो है हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यानी कि जो ये उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, मान लीजिए आपका जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये वाला पार्ट जो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ऐसे ऐसे आके तो इसी के बारे में बात करें। उत्तर में जो हिमालय पर्वत हो गया और उत्तर पूर्वी में हो गया उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ हो गया। जो भी पहाड़ियाँ है, गारो खासी, जयंतिया, नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बुम, इस तरह से जो भी पहाड़ियाँ है उसके बारे में, इसी के बारे में बात कर रहा है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय में जो है कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय श्रृंखलाएं यानी पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे कि पार हिमालय यानी कि ये जो आपका ऐसे हो गया, तो पार हिमालय ये पार हो गया। उसके बाद से बृहद हिमालय यानी महान हिमालय है। उसके बाद मध्य या लघु हिमालय है। उसके बाद शिवालिक
पड़ता है, शिवालिक ये नीचे, तो इस तरह से याद रखिएगा, तो वही बात कर रहा है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर और पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। यानी कि आपका ये मान लीजिए कि ऐसे रफ मैंने बना गया, ये उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम, और ये आपका पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण और पूर्व है, ये वाला। तो ये आपका यहाँ से ऐसे जाइएगा तो ये उत्तर हो गया, और ये क्या होगा, इसके नीचे आइएगा तो क्या होगा, तो साउथ होगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो साउथ होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये दक्षिण पूर्व हो गया, और ये उत्तर पश्चिम हो गया। ऐसे आप कीजिएगा, ऐसे ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, तो नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा, और ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस तरह से जो है ये वाला इस तरह से बनाया गया है। तो वही बोल रहे हैं, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणी जो पूर्व और पश्चिम दिशा में फैली है, यानी कि पूर्व और पश्चिम। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। ऐसे ये जो है ना, ऐसे ऐसे आके ऐसे से है, तो ऐसे उत्तर दक्षिण, और जो है जैसे जाकर ऐसे हो गया पूरा, जो है ऐसे पहाड़ी ऐसे है, फिर ऐसे आकर ऐसे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतश्रेणी है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतश्रेणी है, और एक अत्यधिक असम अवरोधों मोस्ट रिजिड बैरियर्स में से एक है। हिमालय की यह श्रृंखला 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। हिमालय की यह श्रृंखला जो है 24 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी कि ये देखिए, कश्मीर में ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ आपका ठीक है, और ये आपका उत्तर पूर्व में जाती है, तो 150, इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर यहाँ पर कम हो जाती है इस इलाके में, और यहाँ पर बहुत लंबा इलाका पड़ जाता है इसे, यहाँ से यहाँ तक पूरा इधर कम पड़ता है। तो वही बोल रहा है 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में इस वाले में, और 400 किलोमीटर ऐसे लंबी आपका कश्मीर में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पूर्व देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय के पूर्व देशांतरी विस्तार के साथ जो है हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटी पाई जाती है। इन श्रृंखलाओं के बीच जो है बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत कंटिन्यूअस श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। जिसमें जो है 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर प्रोमिनेंट पिक्स हैं। महान हिमालय के वाला की प्रकृति असममित एसिमेट्रिकल है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। इस हिमालय का इस भाग का क्रोड जो है ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढक रहती है। यह श्रृंखला जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। इससे जो है बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, यानी बहुत सी हिमानियाँ निकलती है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असमान है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असमान है और हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। एवं जो है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। कौन? ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असमान है एवं हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर व महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है।
इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, इसी श्रृंखला में जो है कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को जो है पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जैसे कि आपका ये पार हिमालय हो गया, बृहद है, महान हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया और ये शिवालिक। तो इसी को जो है बोला सबसे बाहरी श्रृंखला, यानी कि आपका सबसे बाहरी श्रृंखला है। ऊपर से नीचे आइएगा तो सबसे बाहर है, इसलिए इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई जो है शिवालिक की 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये श्रृंखलाएं जो है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी, ये घाटी जो बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये घाटी जो है बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय, लेसर हिमालय, निम्न हिमालय यानी लेसर हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यानी कि निम्न हिमालय यानी लेसर हिमालय तथा शिवालिक के बीच, यानी कि ये शिवालिक का क्या और ये आपका निम्न हिमालय, और इसके बीच में बात कर रहा है, तो इसी को जो है दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये सब इसी के बीच में पड़ता है। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त जो है हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इनका जो है वर्गीकरण जो है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानता है। यानी कि सतलुज और सिंधु के बीच स्थित जो है हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो है पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये तो आपका पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, तो इसी के पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल, इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में जो कश्मीर और पूर्व में हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आपका सतलज और सिंधु, तो सिंधु यहाँ पर मान लीजिए ये आपका सिंधु नदी हो गया, ये सतलज हो गया, ऐसा है तो सिंधु एस ए से सतलज, तो इसके बीच में आपका पंजाब है, इसके बीच में जो है पंजाब हिमालय है, और सतलज और काली, के से काली, इसके बीच में जो है आपका नेपाल हिमालय है। यही चीज़ आगे कह रहा है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय, इसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और टी, ये टी हो गया, इसके बीच में जो ये आपका मैदान हो गया, इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी काली और तीस्ता के बीच जो भी हिमालय पड़ते हैं उसको नेपाल हिमालय का, एवं तीस्ता और दिहांग, और टी, ये तीस्ता हो गया और डी हो गया ये यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर टी लिखिए, यहाँ पर डी लिखिए, टी से तीस्ता, डी से दिहांग, और इसके बीच में जो होता है उसको असम हिमालय के रूप में सीमांकन किया जाता है, यानी कहा जाता है ये असम हिमालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ये यहाँ पर जो ये यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, ऐसे अरुणाचल प्रदेश से ऐसे असम, ऐसे काटते हुए असम की ओर फिर ऐसे मिलती है और बांग्लादेश में जाती है आगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे नदी चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिहांग महाकाट, दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो यही दिहांग, ये जो है ऐसे ना, ऐसे अरुणाचल प्रदेश है ये, तो ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है, और दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा, ये इसके बाद तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। और तो वही बात कर रहा है, इन्हें जो है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। इससे जो है ये सभी है, ये ऐसे आती है, ऐसे करके दिहांग खड़ है यहाँ पर, और ऐसे जो है आपका पूर्व सीमा के साथ ये फैल जाती है। कौन? तो ये जो है हिमालय, और इसी को जो है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, ये पहाड़ियाँ जो है उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है, से बनी है ये सब पहाड़ियाँ। ये घने जंगलों से ढकी है,
तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल हिमालय में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वांचल हिमालय में पटकाई हो गया, नागा होगा, मिजो होगा, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। बृहत हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी सेंट्रल एक्सिल रेंज भी कहा जाता है। ये पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, जिसकी जो पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है तो आपकी 2500 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 160 से 400 है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है तो आपका 160 से 400 किलोमीटर है। न्यू एनसीईआरटी कक्षा 9 के अनुसार हिमालय की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर की चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर बताई गई है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में है। एवरेस्ट शिखर सागरमाथा संसार का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। यह नेपाल में है। कंचनजंगा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह भारत के सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है और ये हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर स्थिति देश ऊंचाई मीटर में देखते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, लगभग 8848 मीटर ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत में लगभग 8598 मीटर ऊंचाई है। मकालू जो नेपाल में है, लगभग 8481 ऊंचाई है मीटर में। धौलागिरी नेपाल में लगभग 8172 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में लगभग 8126 मीटर है ऊंचाई। अन्नपूर्णा नेपाल में लगभग 8078 मीटर है ऊंचाई में। नंदा देवी भारत में लगभग 7817 मीटर ऊंचाई। कामेट जो भारत में लगभग 7756 मीटर है ऊंचाई में। नमचा बरुआ भारत में लगभग 7756 मीटर है ऊंचाई में। गुरल मंधाता नेपाल में लगभग 7728 मीटर है ऊंचाई में लगभग। भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच हिमालय एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं रीजनल वेरिएशंस है। ऊंचावच पर्वत श्रेणियों के संरेखन अलाइनमेंट ऑफ रेंजेज और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय तथा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो चलिए देखते हैं कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के बारे में देखते हैं। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है और सियाचिन जो है इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय प्रसिद्ध है। करीबा के लिए प्रसिद्ध है जहाँ जफरान की खेती की जाती है। बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फटूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर स्थित हैं। बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल है, जास्कर श्रेणी में फोटूला है, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला है जैसे महत्वपूर्ण दर्रे। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और बोलर तथा लवण जल झीलें जैसे पेंगोंग सो और
रीरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे अलोंग वाली झील, डालर वाला झील है, अलोंग झील वाला पेंगोंग सो है और सोमरुरी है। लवण मतलब नमकीन, अलवण मतलब नमकीन जल रहित, यानी नमक जिसमें नहीं पाया जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम और चिनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो है झेलम और चिनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ भी यहीं स्थित है। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते हैं। कुछ प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो है वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा है, चरार शरीफ भी यहीं स्थित है। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। श्रीनगर में डल झील जो है एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। कश्मीर घाटी में जो झेलम नदी जो है युवा अवस्था में बहती है तथा विसर्पो मींडर्स का निर्माण करती है तथा विसर्पो मींडर्स का निर्माण करती है। विसर्प के बारे में देखते हैं। नदी यह स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति। नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति। अब एक रोचक तथ्य देखते हैं इसके बारे में। एक रोचक तथ्य क्या देखते हैं। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जो है जम्मू दून और पठानकोट दून आदि प्रमुख है। इनमें जो है जम्मू दून और पठानकोट दून आदि प्रमुख है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी, पूर्व में काली नदी घाघरा की सहायक के बीच स्थित है। हिमालय का यह हिस्सा जो है पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी घाघरा की सहायक के बीच स्थित है। यहाँ पर देखते हैं सिंधु गंगा का मैदान दक्षिण, शिवालिक का मध्य हिमालय है और बृहत हिमालय है। शिवालिक या बाह्य हिमालय बोल रहा है, यानी बाहरी हिमालय जो बाहर है समुद्र सतह से। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो देखिए ये बृहत हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, शिवालिक की कम है। सिंधु और गंगा का मैदान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय में स्थित 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे हैं। लघु हिमालय में स्थित 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत जो है ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ है, शिवालिक और दून है। शिवालिक के बारे में पढ़ते हैं। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाई जाने वाली भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय में यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून है। चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून शामिल है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 2225 किलोमीटर है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं कहाँ? तो बृहद हिमालय की घाटियों में। ये खाना बदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। ये खाना बदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। हिमालय का यह क्षेत्र भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा
अपवाहित है। हिमालय का क्षेत्र जो है भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियां हैं और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के उपमंडल में स्थित है। हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिभा कहा जाता है और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। उत्तर कुनलुन की छत, तिब्बत का पठार, कैलाश श्रेणी। बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है। बुग्याल जो है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली, मध्य भारत की जनजातियां शामिल है, पाई जाती है। यानी कि पर्वत के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है और दक्षिणी भाग में विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली हो गया, बंगाली हो गया, मध्य भारत की जनजातियां शामिल है, पाई जाती है। यहाँ के प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। शेष हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय जो है अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। चौथा पढ़ेंगे अरुणाचल हिमालय के बारे में। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र के मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। नमचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरा गार्ज बनाती है। नमचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो नमचा बरवा को पार करती है और पार करने के बाद एक गहरा गार्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ के प्रमुख नदियाँ। कहाँ के? तो अरुणाचल प्रदेश की। ये 12मासी नदियाँ और बहुत से जलप्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की अत्यधिक क्षमता है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं: मोनपा, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। यानी पश्चिम, यानी कि इधर से इधर, ठीक है, इसे इधर से इधर। तो मोनपा, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। हम लोग देखते हैं काराकोरम यहाँ पर हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, K2 यहाँ पर है, और जास्कर श्रेणी हो गया, शिवालिक वाला हो गया पार्ट, कैलाश पर्वत श्रेणी हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, एवरेस्ट हो गया, मकालू, कंचनजंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया ये,
और पटकाई बुम हो गया, नागा श्रेणी हो गया, मिजो हो गया, गारो प्यासी जयंतिया हो गया, और ये नमचा बरुआ हो गया। नमचा बरुआ आपको ये यहाँ पर, और यहाँ से जो है आपका क्या होती है, गारा गाज बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुनलुन श्रेणी हो गया, पामीर घाट हो गया, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी हो गया, ये नंदा देवी हो गया। चलिए बढ़ते हैं, कामेट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये भारत का मैप है। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती है। इनमें से जो ज़्यादातर जनजातियाँ है अरुणाचल प्रदेश में, ये झूम की खेती करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश या वर्ण कृषि भी कहता है। जिसको जो स्थानांतरित कृषि या स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है। ये कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है। यह क्षेत्र जो है जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया है। जिसका संरक्षण जो है देशज समुदायों ने किया है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। यानी ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ है, जिसके कारण जो है विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव जो है लगभग नाम मात्र ही है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जाता है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जाता है या किया जा सकता है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत के बारे में। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में पटकाई बम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह नीची पहाड़ियों के क्षेत्र जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती है। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। मिजोरम जो है मोलेसिस बेसिन भी कहता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। बराक, मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी है। बराक जो है मणिपुर और मिजोरम की क्या है, एक प्रमुख नदी है। मिजोरम मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी है। यानी कि बराक नदी की दो सहायक नदियाँ कौन है, तो जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। ये जो है मिजोरम मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी है, जो मेघना नदी की सहायक नदी है। और पूर्वी हिमालय हम लोग देखते हैं। ये आपका पटकाई बम हो गया, ये नागा श्रेणी हो गया, और आपका जो ये पटकाई बम हो गया, ये नागा श्रेणी हो गया, और म्यूजो पहाड़ी के बारे में बने। मेघालय में गारो खासी जंतिया, ये पहाड़ियाँ हो गया तीनों। ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये डापला श्रेणी हो गया, बोमडीला हो गया, दिहांग नदी हो गया, लोहित नदी हो गया, बुमला हो गया, ये भूटान हो गया, ये तीसम हो गया, जेलेपला हो गया, ये सिक्किम में पड़ता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का क्या है, तो पूर्वी पहाड़ियों का मैप है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ जो है चिंदविन नदी की सहायक है, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है। जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है, कौन, तो चिंदविन। लोकटक झील के बारे में पढ़ते हैं। मणिपुर घाटी के मध्य अवस्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर घाटी के मध्य अवस्थित है। यह झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। यह झील जो है चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नागालैंड में जो बहने वाली ज्यादातर नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, तो सहायक नदी है। भारत के उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के उत्तरी मैदान के बारे में, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान का जलोढ़ मृदा से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद फुट हिल्स में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। एनसीईआरटी जो है न्यू एनसीईआरटी कक्षा 11 में उत्तर भारत के मैदान के विषय में बताया गया है कि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। यानी पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम ऐसे।
स्रोत न्यू एनसीईआरटी क्लास 11। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है, यानी कि उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां क्या करती है, अपने साथ निक्षेप लाती है और जमा करती है। नदियों के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस पंजाब के मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग, यानी कि ये भी नदी है और ये भी नदी है। इन दोनों के बीच का भाग जो होता है ना, उसी को दोआब कहते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर है। पंज का अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है पानी। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, यानी गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। गंगा के मैदान के बारे में बात की जा रही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जो है जल का विभाजक है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उपचावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, किंतु यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर भारत के उत्तरी मैदान को उत्तर से दक्षिण दिशा में 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को 2 उपभागों में बांटा जाता है: खादर और बांगर। भाबर जो है 816 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। भाबर जो है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है, जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में भारी जल भार जैसे बड़े शैल व गुलास में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। भाबर पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन प्राणियों से भरे घने जंगलों का क्षेत्र था, किंतु बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण क्रमशः बांगर और खादर कहलाता है। खादर किसको बोलते हैं? नए जलोढ़, यानी खाद जो आप मार्केट से जो खाद करते हैं ना, खाद वो क्या होता है? नया होता है। इसलिए याद रखिए, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने को बांगर कहते हैं। याद रखने का तरीका है। इससे सवाल आपका दरोगा में पूछा गया था। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है पुराने जलोढ़ का बना है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चुनीदार नीचे पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। जलोढ़ मैदान में नदी के प्रौढ़ा अवस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू, रुदिका, विसर्प यानी मियंडर्स,
गोकुर जिले यानी ओक्सबो लेक और गुमफुत नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप, रिवर रिवर आइन आइलैंड और बालू रुदिकाओ सैंडबार्स की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं ब्राइडेड स्ट्रीम्स बनाती रहती है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये नदी घाटी मैदान रिवर वैली प्लेन्स उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है तथा यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार द पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि है तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्चभूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला जो है दक्षिण में मध्य उच्चभूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। मध्य उच्चभूमि के पश्चिमी छोर धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण नैरो है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसका पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर मंद ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। ये सतत कंटिन्यूअस है तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की क्या है अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यानी ये पूर्वी घाट वाला इलाका है, ये पश्चिमी घाट वाला। तो ये इलाका ज़्यादा ऊंचा है, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। दक्षिण भारत वाला इलाका की बात की जा रही है। ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 10 के अनुसार पश्चिमी घाट की समान ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, परंतु कहीं कहीं यह 1600 मीटर ऊंची है, जबकि न्यू एनसीईआरटी कक्षा 11 में इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर बताई गई है। साथ ही ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 10 में पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर बताई गई है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाटी का विस्तार जो है महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी है। ये जो पूर्वी घाट है जैसे ये वाला, तो इसका जो विस्तार है महानदी, उड़ीसा में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है पूर्वी घाट का विस्तार। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है, यानी कि कटी फटी है। जैसे ये ना ऐसे ऐसे, तो ये जो है ना ये ऐसे ऐसे कटी फटी है पूर्वी घाट की, ये जो है ना ऐसे
कटी फटी है, यही बोल रहा है, अनियमित है, कटी फटी है, नदी ने जो है इसको काटा है, ऐसे नदियाँ जो गिरती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस कारण। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में ये जो है ना, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। जैसे ये आपका जो है, ये आपका ये ढाल हो गया, और ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये ढाल हो गया, ये इधर से जो है ना हवा ऐसे जाती है, ऐसे टकराती है, टकरा कर यहाँ पर बारिश होती है, यही बोल रहा है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से नीचे, ऐसे नीचे जाइएगा ना, उत्तर से नीचे ऐसे, उत्तर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण, तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस भाग का शिखर ऊंची है, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, और डोडा बेटा जो है 2633 मीटर है। तो सबसे ऊंची पर्वत है दक्षिण भारत की, तो आपकी अनाईमुड़ी है 2695 मीटर, ये इधर में है, पड़ता है इधर में। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है, और ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जो महेंद्रगिरी है, और इधर पूर्वी घाट ये वाला ये इलाका तो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरा तथा जावेदी की पहाड़ियाँ है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम आइएगा इधर दक्षिण पश्चिम में, तो आपको इधर मिलेगा सेवरा और जावेदी की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली क्या है, तो काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसकी उत्पत्ति है जो है ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल अग्नि है, इसलिए इसका सेल जो है अग्नि है। वास्तव में इन शैलियों का समय के साथ साथ अपरदन हुआ है, वास्तव में इन शैलियों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिनसे जो है काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी किनारे पर है, ये जो राजस्थान में और गुजरात वाले इलाके में आपको दिल्ली तक वही है अरावली पहाड़ी। तो ये जो है प्रायद्वीपीय, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये मतलब भारत का मैप हो गया, ठीक है ऐसे। तो प्रायद्वीपीय ये पठार हो गया, ये अरावली पर्वत गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक जाती है। तो ये यह बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और यानी पश्चिम में और उत्तर पश्चिमी किनारे पर, तो उत्तर पश्चिमी किनारे पर है ये बहुत अधिक अपरदित और अखंडित पहाड़ियाँ है। ये जो है अरावली पहाड़ियाँ ये बहुत अपरदित हो चुका है और अखंडित हो चुका है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से मैंने कहा दिल्ली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती है। यानी कि बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये ऐसे है, उत्तर पश्चिम जो है उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली यानी दिल्ली ये सब, कटक कटक अरावली विस्तार कटक हो गया आपका, अरावली का विस्तार हो गया। पूर्व में राजमहल, पूर्व में आपका राजमहल की पहाड़ी है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है, पश्चिम में आपका गिर का पहाड़ी है, और दक्षिण में इलायची और कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार की क्या करती है, तो सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलांग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। उत्तर में जो है यहाँ पर जो है आपका ये सब ये इलाका, तो ये जो है आपका कार्बी, उत्तर पूर्व में शिलांग, शिलांग यानी मेघालय, और कार्बी एंगलांग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार झारखंड में, पलामू पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक का पठार, इन सबसे मिलकर बना है। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ के नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है, जिसका प्रमाण जो है यहाँ के नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। इस क्षेत्र के मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद स्पर्श, नग्न चट्टान संरचना, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं, सीरीज ऑफ हमुकी हिल्स और क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य
रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान, अपलिफ्टमेंट व निमज्जन, सबमर्जेंस, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहां बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खंड, रेवाइंस और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खंड जो इसके उदाहरण है। मुख्य ऊंचावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यथा दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। पहला दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट हो गया, पूर्व में पूर्वी घाट हो गया, उत्तर में सतपुड़ा हो गया, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ है। दक्कन पठार के पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं, यानी निरंतर है, कटे फटे नहीं है। इनकी औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इनकी औसत ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण यानी दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अन्नाई मुड़ी जो 2695 मीटर यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति जो है कहाँ से है, तो पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट जो है अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। पूर्वी घाट जो है अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ हैं: जयवती पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी, ये जो भारत का मैप हो गया, और ये जो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो आकर मिलते हैं तो यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों में आकर आपस में मिलते हैं। दूसरा, मध्य उच्च भूभाग, द सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिम अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं, यानी कि मध्य उच्च भूभाग के पश्चिम में जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक जो अरावली पर्वत है, ये आपका ये पर्वत ये जो है इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, यानी कि इसके दक्षिण में कौन है, तो सतपुड़ा का पहाड़ हो गया। उच्छिष्ट पठार स्कॉर्प प्लेटू की श्रेणी से बना है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा क्या है, बनाते हैं। यह अवशिष्ट पर्वतों का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है। उनकी श्रृंखला जो टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जो है जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चपाकार रेतीले टिब्बों बरखान से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नीस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के मध्य है और उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। विंध्याचल और कैमूर रेंज से यमुना की अधिकांश सहायक नदियाँ निकलती है। यमुना की जो है अधिकांश सहायक नदियाँ निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। बनास जो है चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिमी अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में इसे छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। तीसरा, उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है।
यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। बाद में जो है नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार जो है इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटानागपुर के पठार की तरह मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिल्लीमेनाइट, चूने का पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। यानी कह रहा है कि छोटानागपुर पठार की तरफ मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने का पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जैसे ये हो गया, तो ये आपका दक्षिण हो गया और ये जो एक तो ये शाखा चली जाती है और एक शाखा ऐसे जाती है, तो इधर में होती है ये बारिश। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार जो एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। चेरापूंजी है नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। और यहाँ जो है वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट्स। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। विशाल भारतीय मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। ये नहीं, ये जो अरावली पर्वत है इसके उत्तर पूर्व में जो है आपका क्या है, तो विशाल भारतीय मरुस्थल है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बरखान जो है ये बालू से बनते हैं। रेतीले टीले, अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान बालू से बनते हैं। ये सवाल पूछता है कि बरखान किससे बनते हैं, मिट्टी से, बालू से या समुद्र में जो बर्फ से। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो बरखान बालू से बनते हैं। बरखान जो है अर्ध चंद्राकार बालू का टीला है। बरखान जो है अर्ध चंद्राकार बालू का टीला है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। यहाँ जो वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि जो आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। इसकी पुष्टि जो आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। यानी कि जैसलमेर के आसपास जो है ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेप मिले हैं। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र के भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यद्यपि इस क्षेत्र के भूगर्भिक चट्टान संरचना जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृति भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में है। यहाँ के प्रमुख स्थलाकृति जो है स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में है। भारतीय मरुस्थल को ढाल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल वाला, दक्षिणी भाग कच्छ के रण की ओर ढाल वाला। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ जो है अल्पकालिक है। वर्षा ऋतु में ये कुछ सरिताएँ दिखती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है।
यह अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। यह अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है जहाँ की नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती है। जहाँ की नदियाँ जो है झील या पलाया में मिल जाती है। इन पलाया झीलों का जल खारा होता है। इन पलाया झीलों का जल जो है खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है, जिससे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान, द कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान। भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। भारत की तटरेखा जो है बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूमि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, पहला जो है पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों को उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है जलमग्न तटीय मैदानों को उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, और पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पतनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN, न्हावा शिवा, मार्मुगोआ, मैंगलोर, कोचीन आदि शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र के कोंकण तट और कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः गोवा तट और मलाबार तट। पश्चिम तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। पश्चिम तटीय मैदान जो है मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े होते जाते हैं। इस तटीय मैदान में बनने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। इस तटीय मैदान में बनने वाली नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल बैक वाटर्स, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। इसमें जो है महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण पूर्वी तटीय मैदान में पतन और पोताश्रय कम है। उभरा तट होने के कारण पूर्वी तटीय मैदान में पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान यानी पश्चिमी तट के 3 भाग हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा तथा मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी पश्चिमी तट ये हो गया, उत्तर वाला भाग को कोंकण तट यानी मुंबई और गोवा वाला, मध्य भाग को मध्य वाला कन्नड़ तट यानी कन्नड़ तट, दक्षिणी भाग को मालाबार, इस वाला भाग को मलाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के यानी कि ये पश्चिमी, ये पूर्वी घाट के बारे में करता है। तो पूर्वी भाग का उत्तरी भाग जो है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है ये वाला, और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट, ये वाला भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्वी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। यानी कि महानदी हो गया आपका, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी जो है पूर्वी तट पर जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। द्वीप समूह, द आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में है। 2 द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह, द आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। ये द्वीप जो है 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
रिची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। रिची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणी में बांटा गया। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणी में बांटा गया। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग है। समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत के एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन आइलैंड नामक भारत के एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गुलासों से बना है। यह द्वीप जो असंगठित कंकड़ पत्थरों और गुलासों से बना है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी, उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डियोवोले मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान 460 मीटर और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल है। अरब सागर का द्वीप समूह द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी। द अरब सागर का द्वीप समूह द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनी कॉय शामिल है। अरब सागर द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनी कॉय शामिल है। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच बिखरे हुए हैं। कौन? अरब सागर के लक्षद्वीप और मिनी कॉय। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनी कॉय, एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत कुलीन है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत कुलीन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। प्रवाल यानी प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। इनसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल रोधिका यानी बैरियर रीफ, तटीय प्रवाल भित्ति फ्रिंगिंग रीफ तथा प्रवाल वलय द्वीप एटॉल्स। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले प्रवाल रोधिका होते हैं। प्रवाल वलय द्वीप जो है गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले प्रवाल रोधिका होते हैं। लक्षद्वीप समूह केरल तट से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है केरल तट से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यह पूरा द्वीप समूह जो है प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। यहाँ पर 36 द्वीप और इनमें से 11 पर मानव आवास है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। कावारती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। इस द्वीप पर जो है पादप समूह परिद्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप जो है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। वहाँ जो है पक्षी अभ्यारण्य है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.801 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय जो है सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल कितना है 4.801 वर्ग किलोमीटर है। अरब सागर का यह द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया। अरब सागर का यह द्वीप समूह जो है 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है। इस द्वीप पर तूफान निर्मित पुलिन है जिन पर अवध गुटिकाएं अनकॉन्सोलिडेटेड पेबल्स यानी अनकॉन्सोलिडेटेड पेबल्स सिंगिल्स गोलासमिकाए कोबल्स तथा गोलास बाउल्डर्स पूर्वी समुद्र पर पाए जाते हैं। हम देखते हैं फ्लैशबैक पढ़ेंगे हम लोग फ्लैशबैक। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे परिचय देखते हैं। सबसे पहले भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। परिचय में ही देखेंगे हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीन स्थलाकृतियां है। परिचय में ही भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य प्रायद्वीप में स्थित है। परिचय देख लिए। अब भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में देखेंगे हम लोग। आज
जहाँ आज हिमालय और भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, वहाँ कभी टेथिस नामक सागर था। टेथिस नाम का सागर था। टेथिस सागर के उत्तर में लोरेशिया लोरेशिया, दक्षिण में गोंडवाना गोंडवाना लैंड नाम के दो भूखंड थे। इसी में देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। गोंडवाना के विशाल भूभाग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। अब हम लोग देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन को हम लोग देखेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन किसी स्थान के भू आकृतिक, उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत के उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। और भौगोलिक विभाजन में देखेंगे दक्षिण भारत का एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है, जहाँ अपवर्तित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं तथा प्रायद्वीपीय भारत के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में हम लोग देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वांचल हिमालय में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। एवरेस्ट शिखर सागरमाथा संसार का सर्वोच्च शिखर है। उसी में महान हिमालय का वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असमान है एवं हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जस्कर श्रेणी में कोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला दर्रे स्थित है। भारत के भौगोलिक विभाजन में ही हम लोग देखेंगे। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख भारत का भौगोलिक विभाजन। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। गंगा के मैदान का विस्तार घाघर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। भारत के उत्तरी मैदान को उत्तर से दक्षिण दिशा में तीन भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैली से बना है। यह गोंडवाना भूमि को टूटने और अपवाह के कारण बना था। प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं। भारत को उत्तर मैदान देख लिए। देखते हैं मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इसके विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जंगतिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय व सौतीय इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। भारत के उत्तरी मैदान को उत्तर से दक्षिण दिशा में तीन भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारतीय मरुस्थल के बारे में जानते हैं।
यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। परिणाम स्वरूप यह शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले छात्रक चट्टानें और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ है। मध्य उच्च भूभाग अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो काफ़ी हद तक अपरदित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। तटीय मैदान के बारे में जानकारी देते हैं। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण तटीय मात्रा है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, GLN, नहावा सेवा, मरमागुओ, मंगलोर, कोचीन आदि है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान क्या है तो चौड़ा है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में एक प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। असम के कार्बी एंगलोंग द्वीप समूह के बारे में। कार्बी एंगलोंग पहाड़ी भी इसी का विस्तार है। बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह लगभग 572 द्वीप हैं। रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब वस्तुनिष्ठ खंड ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से पुट के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 भूगर्भीय तौर पर पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। हाल में बनी स्थलाकृतियां है। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार एक अस्थिर भाग है। तो इसमें देखते हैं आपका राइट आंसर ए का भूगर्भ। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। भूगर्भीय तौर पर पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है आपका बी प्रायद्वीपीय पठार। हाल में बनी स्थलाकृतियां है तो आपका हिमालय और उत्तरी मैदान जो है हाल में बनी हुई है। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है। सी नंबर देखेंगे हम। सी नंबर तो इसका जो है आपका एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार एक अस्थिर भाग है। तो हिमालय पर्वत जो एक अस्थिर भाग है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 जो है राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय के पुरुष पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अतः विकल्प भी सत्य है। अब दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। कथन 2 जो है प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो राइट आंसर आपका बी सही है, यानी कि दोनों का दोनों सही कथन है। तो ये नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना था। तो राइट आंसर बी है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अतः विकल्प भी सत्य है। भारत की भौगोलिक आकृति को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6। आगे देखते हैं। ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी में 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन ए था 5, ऑप्शन बी था 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4, तो 6 होगा। भारत के भौगोलिक आकृति को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। सूची 1 को सूची 2 से कूट के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, नमचा, बरुआ। तो सम्मिलित करना है। ए का आपका हो जाएगा, ए का धौलागिरी आपका हो जाएगा 8172, ए का 3 हो जाएगा। बी का कंचनजंगा ए हो जाएगा 8598 कंचनजंगा। सी का 4 हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 4, सी का नंदा देवी हो जाएगा 7817 मीटर और डी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 7756, डी का 2 7756। तो इस तरह से ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 आपका राइट आंसर ए होगा। उपर्युक्त प्रश्न में हिमालय पर्वत के कुछ ऊंचे शिखर दिए गए हैं जिनकी ऊंचाई इस प्रकार है। धौलागिरी नेपाल 8172 मीटर, कंचनजंगा भारत 8598 मीटर,
नंदा देवी भारत 7,817 मीटर, नमचा बरुआ भारत 7,756 मीटर, तथा विकल्प ए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर इसमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य यानी गलत खोजना है। पहला देखिए, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, तो ये भी सही है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या महान हिमालय के नाम से जानी जाती है, ये भी सही है। सी नंबर होगा, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे छोटी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो ये गलत है, छोटी नहीं बड़ी है। हिमालय श्रृंखलाओं की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है, ये भी सही है। असत्य है आपका सी नंबर, तो इसलिए राइट आंसर सी होगा। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंचाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, अतः विकल्प सी सही है। निम्न हिमालय यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका डी, दून के नाम से। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून इस प्रकार है, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, अतः विकल्प डी सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, सतलज और काली। दूसरा जो है आपका, काली तथा तीस्ता नदियाँ चीन हिमालय का सीमांकन करती है, दूसरा ये हो गया। तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का जो है सीमांकन करती है, तो 3 नंबर तो सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 3 किसमें है? तो सी आपका राइट आंसर है, सी 1 और 3 सही है, बाकी ये 2 नंबर गलत है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो आपका सतलज नदी हो और ये काली हो गया, इसके बीच जो है कुमाऊं हिमालय है, और काली और ये जो है काली हो गया और ये सतलज हो गया, और काली और सतलज, उसके बाद काली तथा तीस्ता, ये जो है तीस्ता हो गया। इसके बीच में जो नदी है, बीच के जो भाग है, इसको नेपाल हिमालय यानी नेपाल, आंसर नेपाल हिमालय के नाम से जानता है। और टी और दी, तीस्ता और दियार के बीच असम हिमालय के नाम से, ये वाला क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से, यह काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और सतलज और काली के बीच जो है आपका कुमाऊं हिमालय, और यह सिंधु और ये सतलज, इसके बीच के जो भाग है, इसको जो है आपका पंजाब हिमालय के यानी पी से पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। वही बात यहाँ पर कह रहा है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है, इसलिए राइट आंसर सी आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखडगाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की उत्तरी सीमा के साथ फैल जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? राइट आंसर आपका बी गलत है, तो राइट आंसर बी गलत है, तो इसको करेंगे इसको गलत और ये सही है, तो ये गलत पूछ रहा है, तो राइट आंसर बी। ब्रह्मपुत्र में हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ये पहला सही है। दिहांग महाखड गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, ये उत्तरी सीमा बोल रहा है, उत्तरी सीमा नहीं बल्कि पूर्वी सीमा, इसलिए गलत था। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए पुट के आधार पर उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को कहा जाता है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए पश्चिमी मैदान का बहुत बड़ा भाग स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज निकलती है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में बहुत अधिक है। ये पाकिस्तान है, दोआबों की संख्या, पंजाब का मैदान, हिमालय, इसको मिलान करना है, तो आपका हो जाएगा उत्तरी मैदान के पश्चिम। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते ताकि समझ में आए। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को कहा जाता है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को कहा जाता है आपका पंजाब का मैदान। आपका सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए पश्चिमी मैदान का बहुत बड़ा भाग स्थित है। बी का ए पाकिस्तान में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज निकलती है। सी का फोर हिमालय से। डी हो गया आपका उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में बहुत अधिक है, डी का आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, तो यानी राइट आंसर ए आपका सही होगा, राइट आंसर ए सही है। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है।
गंगा के मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच है? तो राइट आंसर ए आपका घाघर तथा तीस्ता। गंगा के मैदान का विस्तार घाघर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह मैदान उत्तरी राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है तथा विकल्प ए सही है। उत्तरी मैदान की भौगोलिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 816 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, भाबर पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर आपका डी, सभी सही है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 806 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? प्रदीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। प्रदीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय अग्नि तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रदीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। राइट आंसर आपका 1, 2, 3, ये तीनों सही है। प्रदीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नि तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तब विकल्प ए सत्य है। प्रदीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कूट वाले जो सवाल है या कथन वाले, इस तरह के सवाल जो बिहार दरोगा में, बीपीएससी, एयू में और बीपीएससी ये 71वीं, 72वीं, 73वीं सब में आती है इस तरह के सवाल। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां है। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, पश्चिमी उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रदीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर डी, उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। प्रदीपीय पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रदीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अतः विकल्प डी सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। कथन 2, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो राइट आंसर आपका बी सही है, दोनों का दोनों सही है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। ये सतत है तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। अतः विकल्प बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और त्रुटि के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई है। पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में वर्षा होती है। ये सब महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। दूसरा है का विस्तार शतक नहीं है। तीसरा पर्वतीय। चौथा है 900 मीटर से 1600 मीटर। राइट आंसर आपका सी होगा। ए का 4 होगा, आप ए का 4 मार लीजिए। ए का 4, बी का 1 पूर्वी घाट का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। और सी का आपका हो जाएगा 2, सी का 2, सी का 2, सी का 2। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये सही है। और डी का आपका 3 हो जाएगा। पश्चिमी घाट में वर्षा होती है 900 मीटर से 900 से 1600 मीटर। पश्चिमी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट जो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, प्रदीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। कथन 2, प्रदीपीय पठार पश्चिम अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। उपयुक्त में से सत्य कथन है। राइट आंसर डी, दोनों कथन सत्य है। प्रदीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। प्रदीपीय पठार पश्चिम अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी
घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है, अतः विकल्प डी सत्य है। पश्चिम तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तट का उत्तरी भाग, तट का मध्य भाग, तट का दक्षिणी भाग। मालाबार तट, कोंकण, मुंबई से गोवा तट, कन्नड़ मैदान। राइट आंसर आपका ए होगा। ए का 3 होगा। तट का उत्तरी भाग जो है आपका कोंकण, मुंबई से गोवा तक। तट का मध्य भाग जो है कन्नड़ का मैदान हो जाएगा। तट का दक्षिण भाग मालाबार तट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मुंबई से गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ तट एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। मनुष्य का निवास है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो राइट आंसर आपका ए सही है। केवल 3 सही है। मनुष्य का निवास है ना, पिछले 2 समूह पर क्या गलत सम्मिलित है, तो ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। तो इसको राइट गलत मारिए, बाकी ये सब सही है। तो गलत पूछ रहा है तो आपका ए होगा। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिछले द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। हरियाणा और दिल्ली। राइट आंसर सी। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, अतः विकल्प सी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2। उत्तरी मैदान का निर्माण करने वाले 3 प्रमुख नदी प्रणाली है। हिमालय के गिरिपाद में स्थित बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान विस्तृत है। उत्तरी मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदान का लगभग 2400 किलोमीटर से 40 से 300 किलोमीटर। तो इसका जो है थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। इसका आंसर होगा ए का 2। ए का आपका 2 मार लीजिए, और बी का 3। बी का आपका 3 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा, और डी का आपका 4 हो जाएगा। उत्तरी मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना से इतना, यानी लगभग 2400 से किलोमीटर तथा 240 से 320 किलोमीटर। उत्तरी मैदान का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी प्रणाली है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। हिमालय के गिरिपाद में स्थित बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से निर्माण हुआ है। तो आपका उत्तरी मैदान के उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदान का उत्तरी मैदान विस्तृत है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसके सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसके भीतर 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। उत्तरी मैदान लगभग 240 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, अतः विकल्प ए सत्य है। बाढ़ वाले मैदान के नए व युवा निक्षेपों को कहा जाता है। तो डी खादर। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। लगभग प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, अतः विकल्प डी सत्य है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई सरिताएं जहां पुनः प्रकट होकर नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है तभी तराई। भाबर पट्टी में सभी सरिताएं विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं व नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है। बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेप को कहा जाता है। बांगर क्षेत्र की मृदा में चुनीदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है पुरानी जलोढ़ कहलाती है। कंकड़, बांगर, पुरानी जलोढ़ का और खादर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसको कलर चेंज किया जाए समझ में आने के लिए। ए का आप 3 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। बी का हो जाएगा 4। बी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा कंकड़, और डी का हो जाएगा आपका 2। पुराने जलोढ़ कहलाती है बांगर कहलाती है, और नई जलोढ़ कहलाती है खादर। यानी खाद जो आप मार्केट से खरीदने जाते हो तो नई होती है, इसलिए खादर नई मिट्टी है। याद रखिएगा, इस सवाल बीपीएससी और दरोगा में पूछा गया है। और आपका हो गया। तो चलिए, बांगर क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है तो कंकड़ कहा जाता है। और आपका बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेप को कहा जाता है तो आपका खादर कहा जाता है। नए निक्षेप यानी नई मिट्टी को। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है आपका पुराना जलोढ़ का। इस तरह से राइट आंसर आपका ए सही है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराना जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। इस भाग को बांगर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, अतः विकल्प ए सत्य है। उत्तरी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है
आपका ए 50 से 100 मीटर। सामान्य तौर पर उत्तर मैदान एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है, अतः विकल्प ए सत्य है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो आपका ए माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है, अतः विकल्प ए सत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी सीमा, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी सीमा, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी सीमा, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी सीमा। तो राइट आंसर आपका डी होगा। इसमें राइट आंसर आपका, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो याद रखिए प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी दक्षिणी सीमा जो है ए का 1 इलायची पहाड़िया है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी सीमा है ए का 3 हो जाएगा गिर पहाड़िया पश्चिमी सीमा। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी सीमा हो जाएगा आपका हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा दिल्ली कटक अरावली विस्तार। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा जो होगा राजमहल की पहाड़िया हो जाएगा। इस तरह से डी राइट आंसर होगा। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार तथा पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ी तथा दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है, तब विकल्प डी सत्य है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है तो ए पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व इधर से इधर, यानी कि इधर से इधर इस डायरेक्शन में कम होती जाती है, अर्थात यह पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा है। स्फटिक पठार का ढाल पूर्व की ओर है, इसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से मिलता है, क्योंकि अधिकतर नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी पूर्व में गिरती है, इसलिए। प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है, प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है तो बी अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो पश्चिमी घाट की अन्नमलाई पहाड़ियों में स्थित है, जो पश्चिमी घाट की अन्नमलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसी के साथ से ये चैप्टर 2 NCERT सार संग्रह है और ये घटना चक्र का सार संग्रह है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें कथन और कारण निष्कर्ष वाले जो है बहुत सारे दिए गए हैं जो आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, उसी के बेस पर ये है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में कल मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आप अपने ख्याल रखिए, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता, परिवार, समाज और देश से प्यार कीजिए। दिन रात मेहनत कीजिए, पढ़िए, लाइफ में सफल होइए, आपकी मनोकामना पूरी हो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप पढ़ाई से प्यार करते हैं और अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई और अपने माता पिता की कसम तथा आपकी सफलता की कसम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।